हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आया स्टडी में। मेरा नाम है इमरान और आज हम साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक उत्प्लावन बल यानी बायन्सी फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं कि कैसे बायन्सी फोर्स कार्य करता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बायन्सी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बड़े से बड़े शिप भी कैसे फ्लोट करती है पानी में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि बायन्सी फोर्स क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, कैसे ये बड़े से बड़े शिप भी पानी में फ्लोट करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो उत्प्लावन बल बायन्सी फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं हम बायन्सी फोर्स की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज सबसे पहले आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। आर्किमिडीज ने कहा था कि एक कोई भी वस्तु पानी पर तैरती है तो वह अपनी भार के बराबर जल को विस्थापित करती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये कोई पी ऑब्जेक्ट है, इस पर ऊपर से नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, जबकि इसमें नीचे से ऊपर की ओर बायन्सी फोर्स कार्य कर रहा है। यानी कि इस वस्तु का कुछ न कुछ भार है तो इसने अपने भार के बराबर इस जल को यहाँ से विस्थापित कर दिया। यानी कि इसने इतने इतने पार्ट नहीं, इसके पूरे भार के बराबर जल को विस्थापित कर दिया है, जिसकी वजह से यह पानी में वस्तु तैर रही है। यानी कि ये एक तैरती हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल उसे कहते हैं जो ऊपर की ओर वस्तु को धकेलता है और एक तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है, जिसकी वजह से ये पानी में तैरती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और नीचे से बायन्सी फोर्स लग रहा है और ये वस्तु पानी के ऊपर तैर रही है। यानी कि यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स है वो बायन्सी फोर्स से कम है, जिसकी वजह से ये वस्तु पानी के ऊपर तैर रही है। यदि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स बायन्सी फोर्स से ज़्यादा होता है तो यह वस्तु पानी में पूरी तरीके से डूब जाती। यानी कि ये कोई एम मास की एक बॉडी है और ये इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जिससे कि ये पानी को विस्थापित कर रही है। तो वस्तु अपने भार के बराबर जल की मात्रा को विस्थापित करती है, इसी को हम बायन्सी फोर्स कहते हैं। बायन्सी फोर्स पानी में ऊपर की ओर लगता है। जिस फोर्स का अनुभव हमें ऊपर की ओर होता है, किसी भी वस्तु को जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर हमें ऐसा लगता है कि पानी में से कोई ना कोई चीज़ उसे ऊपर की ओर धकेल रही है। तो यह ऊपर की ओर जो बल महसूस होता है उसी को हम बायन्सी फोर्स यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब इसने अपने पूरे भार के बराबर पानी को विस्थापित कर दिया है और यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स बायन्सी फोर्स से कम है, इसीलिए बायन्सी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये इस पर पानी के ऊपर तैर रहा है। यानी कि इस वस्तु का भार कम है, इसीलिए कम मात्रा में ही पानी को विस्थापित किया है, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा पानी के ऊपर तैर रहा है। जबकि हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर बायन्सी फोर्स नीचे की ओर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स इसमें नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु पानी में आधी डूबी हुई है और आधी पानी में यह तैर रही है। इसका मतलब इस वस्तु का कुछ ना कुछ इस वाली वस्तु से भार ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये भार ज़्यादा होने की वजह से इसने पानी को ज़्यादा विस्थापित कर दिया है और यह पानी में आधी डूब रही है और आधी पानी के ऊपर तैर रही है। यानी कि वस्तु वन की अपेक्षा इसका जो भार है वो ज़्यादा है, यानी कि वस्तु दो का भार इसमें ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स की हम बात करें तो ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है और बायन्सी फोर्स कम लग रहा है। यानी बायन्सी फोर्स यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स से कम है। इसने इस वस्तु का भार है और इसने अपने भार के से ज़्यादा ही पानी को विस्थापित कर कम ही पानी को विस्थापित किया, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से पानी में तैर रही है। यानी कि पानी में तैरने के लिए वस्तु का एक आकार और उसका क्या नाम घनत्व भी निर्भर करता है कि कैसे जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा वह पानी पर तैरती रहेगी, यदि पानी से ज़्यादा हो गया तो वो पानी में डूब जाएगी। तो चलिए हम इसमें आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये बीकर दिया हुआ है, इसमें एक बीकर में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी 0.20 तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही हमने इसमें कोई ना कोई एक वस्तु डाली, कोई एक ऑब्जेक्ट डाला, वो ऑब्जेक्ट पानी में पूरी तरीके से डूब गया। तो उसने क्या किया, जितना उस वस्तु का
भार था उसने अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर दिया। यानी कि यहाँ से अब पॉइंट 20 से पानी बढ़कर 23 तक चला गया है। यानी कि इसमें जो 3 पानी भरा है वो 3 इस पूरे वस्तु के भार के बराबर पानी ऊपर की ओर बढ़ गया है। यानी कि इस वस्तु ने पानी को ऊपर की ओर विस्थापित कर दिया है, जिसकी वजह से ये वस्तु पानी में डूब गई। यानी कि बायन्सी फोर्स अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करता है और वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है, जिससे कि वो पानी में तैर जाती है। यहाँ पर पानी में ये वस्तु पूरी डूब चुकी है और इसने जैसे ये पानी में डूबी तो इसने अपने पूरे भार के बराबर पानी को विस्थापित कर दिया है और पानी विस्थापित होने के बाद यहाँ से पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। जैसे हम देखते हैं कि वास्तविक भार क्या होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वस्तु का द्रव्यमान होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वस्तु का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान हमेशा देखते हैं कि चाहे पृथ्वी हो या चंद्रमा हो या ब्रह्मांड की कोई सी भी जगह हो, द्रव्यमान हमेशा सभी जगह पर सेम रहता है, मास सभी जगह पर सेम रहता है। ग्रेविटी की वजह से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो मास इंटू ग्रेविटी का जब गुणनफल हम करते हैं तो हमें वास्तविक भार प्राप्त होता है। इसी तरीके से जब हम वास्तविक भार में से जब हम बायन्सी फोर्स को माइनस करेंगे तो हमें आभासी भार निकल आएगा। यानी कि मैंने माना यहाँ पर कोई ना कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई ये एक वस्तु है। यहाँ पर इसमें नीचे पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जब यहाँ पर हमने पानी भरा हुआ है तो हमने देखा कि इसमें एक फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगता है। यानी कि यहाँ से इसमें एक फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं और यह ग्रेविटी फोर्स m/g के बराबर होता है। जबकि इसमें यहाँ से एक फोर्स लगता है जो वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है, उसी फोर्स को हम बायन्सी फोर्स कहते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, फोर्स ऑफ बायन्सी। तो जैसे ही मैं इस बायन्सी फोर्स में से, यानी कि जैसे ही मैं इस पूरे इसके वास्तविक भार में से उत्प्लावन बल को इसमें से मैं घटाऊंगा तो हमें वस्तु का आभासी भार मिल जाएगा। यह इसका आभासी भार है। जब भी वास्तविक भार में से हम बायन्सी फोर्स को माइनस करेंगे तो हमें वस्तु का आभासी भार प्राप्त होगा। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बायन्सी फोर्स के निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसका आभासी भार है और यहाँ पर हमने देखा कि एक बड़ी सी ये शिप है जो कि पानी के ऊपर तैर रही है। यानी कि इस शिप का कुछ ना कुछ भार होगा। जितना इस शिप का भार है इसने उतना ही पानी यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, इधर यहाँ से पानी को इसने विस्थापित कर दिया है। इसने अपने भार के बराबर पानी को चारों तरफ से विस्थापित कर दिया है और विस्थापित किया गया जो पानी है, जो जल है, वो इस पूरी शिप के भार के बराबर है। इसीलिए ये जितना इसका वजन है इसने अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित कर दिया है और इसीलिए ये अब पानी के ऊपर तैर रही है। तो किसी भी पदार्थ का हम शुद्धता को अगर जांच सकते हैं तो वो आर्किमिडीज सिद्धांत से हम पदार्थ की शुद्धता को भी जांच सकते हैं। कैसे हम पदार्थ की शुद्धता आर्किमिडीज सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। इसकी पदार्थ की शुद्धता मापने के लिए हमें यहाँ एक लाइन दी हुई है, यानी कि अलग अलग पदार्थ पर अलग अलग उत्प्लावन बल लगता है। इसी के आधार पर हम पदार्थ की शुद्धता को भी जाँच सकते हैं। कैसे जाँच सकते हैं वो भी हम अभी देखेंगे कि कैसे हम किसी भी पदार्थ की शुद्धता को आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा जांच सकते हैं। उत्प्लावन बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसी तरीके से बल का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। तो अलग अलग पदार्थ के लिए उत्प्लावन बल अलग अलग लगता है और अलग अलग पदार्थ के लिए जब उत्प्लावन बल अलग अलग रखता है तो इनके घनत्व पर भी यह निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पूरी ये टेबल दी हुई है, एक चार्ट दिया हुआ है। जैसे इसमें पानी का घनत्व 1000 kg मीटर क्यूब है। अगर हम इसको एग्जैक्ट लिखें तो ये कुछ इतना होता है 997 kg मीटर क्यूब। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन हम इसको 1000 ही मान लेते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, जिंक का, आयरन का, आपको इसमें से एक एल्यूमिनियम का याद रखना है, एक आयरन का, एक कॉपर का और एक गोल्ड का। ये 4 इसमें से आपको ध्यान में रखने हैं। पानी का तो एक ही होता है, उसको आप
ध्यान रख लीजिएगा पानी का भी, क्योंकि पानी के रेस्पेक्ट में ही हम ज़्यादातर चीज़ों को इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिक्विड का भी दिया हुआ है, लिक्विड में सबसे ज़्यादा इसमें हनी का है, उसके बाद लिक्विड सोप, फिर वाटर, ऑलिव ऑयल और एथिल अल्कोहल। यानी कि यहाँ से ऊपर से अगर हम देखें तो इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। सबसे ऊपर कम है और सबसे नीचे ज़्यादा डेंसिटी का द्रव यहाँ पर भरा हुआ है। यानी कि यदि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज़्यादा है तो वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। यदि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से हमने ज़्यादा देखा तो वस्तु उस द्रव में तैरती रहेगी। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो गया तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यानी कि कोई भी चीज़ अगर अपने घनत्व के आधार पर भी इसमें निर्भर करती है, तो इसी आधार पर हम पदार्थ की शुद्धता को भी जांच सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी है वो 2700 केजी मीटर क्यूब है। अगर इसकी साथ इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला दी जाए तो इसकी डेंसिटी में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो इसी डेंसिटी के आधार पर हम इसमें जांच सकते हैं कि इसकी शुद्धता के साथ क्या किया गया है। तो कोई भी वस्तु द्रव में कब तैरेगी? जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। अगर पानी के घनत्व से उसका घनत्व ज़्यादा हो गया तो वो पानी में डूब जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि बायनेंसी फोर्स को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कि कैसे हम बायनेंसी फोर्स की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई एक बीकर ले लिया, यहाँ पर कोई एक बीकर है और इसके अंदर पूरा ऊपर तक यानी कि यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये बीकर पूरा पानी में इस तरीके से फुल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और मैंने यहाँ पर इसमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और इसमें पूरी तरीके से उसको ऐसे डुबा दिया, पूरा डुबा दिया इसके अंदर। अब जब इसमें मैंने इसको पूरा डुबाया है तो यहाँ से कुछ ना कुछ द्रव निकलेगा। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लगा दी, ये एक प्लेट लगा दी कोई ना कोई। तो जैसे ही ये बीकर यहाँ पे पूरा भरा हुआ था और इसके अंदर मैंने कोई ये ऑब्जेक्ट डुबाया तो यहाँ से पानी कुछ ना कुछ विस्थापित हुआ और ये पानी विस्थापित होकर बाहर निकला और मैंने इस विस्थापित हुए पानी को यहाँ पर इसमें स्टोर कर लिया। ये यहाँ पर इस प्रकार से भर गया है। ये पूरा पानी, जितना पानी यहाँ पर विस्थापित हुआ, अभी हमने देखा है कि वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर दिया। यानी कि जितना इस वस्तु का भार है इसने अपने भार के बराबर ही पानी को विस्थापित कर दिया है और इस विस्थापित हुए पानी को हमने एक दूसरी प्लेट में ले लिया है। तो मैंने देखा यहाँ पर, माना कि इसने, जब मैंने इसको देखा तो माना इसने 2 kg जल को विस्थापित कर दिया है। जब इसने 2 kg जल को विस्थापित कर दिया है तो ये वस्तु पानी में पूरी तरीके से डूब गई है और जब ये इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ऊपर की ओर फोर्स भी लगेगा, उसको हम बायनेंसी फोर्स कहते हैं। तो ये जब बायनेंसी फोर्स लग रहा है तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि भार बराबर क्या होता है, तो ये होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो मैंने माना यहाँ पर मास तो इसमें दे दिया है 2 kg। तो अब हम बायनेंसी फोर्स निकालने के लिए बायनेंसी फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो बायनेंसी फोर्स कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये मास का कार्य करेगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है तो वहाँ पर क्या करता है, विस्थापित किए गए जल की मात्रा को हम लेते हैं और इसके अलावा हम ग्रेविटी को भी इसमें देखते हैं, जी के मान को भी यहाँ पर देखा जाता है। यह कुछ फोर्स की तरह ही कार्य करता है, यानी फोर्स की तरह ही इसको हम लिखते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है m इंटू जी। और ये बायनेंसी फोर्स, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो जब मैंने इसको मैं आगे और लिखूंगा तो यहाँ पर मैं बायनेंसी फोर्स निकालूंगा तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि m का मान अभी हमने देखा कि यहाँ पर माना इन्हें 2 kg जल को विस्थापित किया हुआ है और g का मान हम जानते हैं, g का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम इसको पूरा 10 मान लेते हैं। तो 10 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर लगने वाला जो ऊपर की ओर बायनेंसी फोर्स होगा, जो इस पे ऊपर की ओर बल कार्य करेगा,
वो 20 न्यूटन का बल कार्य करेगा। न्यूटन में ही हम उत्प्लावन बल को मापते हैं, तो इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बायएंसी फोर्स को हमने किस प्रकार से निकाला। यहाँ पर हमने कुछ पानी लिया और ये पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। जैसे ही हमने इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डुबाया, पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट को डुबा दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें से पानी विस्थापित होगा। तो इसने अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर दिया और ये विस्थापित हुआ पानी यहाँ पर आकर इसमें भर गया है। अब इस पानी को जब हमने देखा तो माना इसने 2 kg पानी को विस्थापित किया है। तो बायएंसी फोर्स हम कैसे निकालते हैं? बायएंसी फोर्स बराबर होता है विस्थापित किए गए जल और गुणा में जी। तो इस तरीके से हमने इसको बायएंसी फोर्स को निकाल लिया। यहाँ पर 2 kg इसने विस्थापित किया और इंटू में 10, तो 20 न्यूटन। यानी कि जब हमने इसको डुबोया, माना मैंने इसको हाथ से डुबो रखा है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। तो आपने देखा होगा लकड़ी के टुकड़े को जब हम पानी में डुबोते हैं तो वो ऊपर की ओर भागता है। तो जब हमने इसको पूरी तरीके से इसके अंदर डुबो दिया है और जब ये ऊपर की ओर फोर्स लगागा, तो इस फोर्स को हम बायएंसी फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर इस फोर्स का जो मान आया है वो 20 न्यूटन का आया, यानी कि यहाँ पर ऊपर की ओर 20 न्यूटन का बायएंसी फोर्स कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बायएंसी फोर्स को निकाल सकते हैं। चलिए इसमें आगे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊतक जो पौधों को उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं उसको क्या कहा जाता है, यानी कि उस ऊतक को जो बायएंसी फोर्स लगाता है उसको एरेनकाइमा कहा जाता है। ये एक एरेनकाइमा टिश्यू है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसे यहाँ पर इसमें ये एयर भरी हुई है, इसको ही एरेनकाइमा कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर एयर भरी हुई होती है, यानी हवा भरी हुई होती है। इस पौधे को हिंदी में जलकुंभी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो टिश्यू होते हैं इनको एरेनकाइमा टिश्यू कहा जाता है, एरेनकाइमा ऊतक कहा जाता है। यही जो जलीय पौधे होते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरेनकाइमा ऊतक उसको ऊपर की ओर उत्प्लावन बल प्रदान करता है, जिसकी वजह से ये पौधे पानी में फ्लोट करते हैं। यानी कि शुरू में यहाँ पर देखो एयर का अनुभव हो रहा है, एरेनकाइमा एयर यानी हवा, तो इनके अंदर हवा भरी हुई होती है जिसकी वजह से ये पौधे पानी में तैरते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और बायएंसी फोर्स क्या होता है, कैसे कार्य करता है, किस तरीके से पानी पर बड़े बड़े जहाज भी फ्लोट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बायएंसी फोर्स को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो भी हमने देख लिया। इस प्रकार से पदार्थ की शुद्धता को भी इससे हम जांच सकते हैं। कब वस्तु पानी पर फ्लोट होगी और कब डूब जाएगी ये भी हमने देख लिया। यह घनत्व पर निर्भर करेगी, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग उत्प्लावन बल होता है, क्योंकि सभी पदार्थों का घनत्व भी अलग अलग होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।